हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं गाइज सन हेम्प, जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ एमसीक्यू भी हमने आपको इस पे करा दिए। अब सेकंड सेट ऑफ एमसीक्यू जिसमें हम 24 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आस्पेक्ट टू सन हेम्प क्रॉप है हमारी, जो फाइबर यील्डिंग क्रॉप है। इसके अलावा ये ग्रीन मैन्योर्स, फोडर एंड दूसरे और इंडस्ट्रियल जो यूटिलाइजेशन है उनके बारे में बात करेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है गाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको रियली क्रॉप के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बारे में एक अच्छा मौका है। आप देखिए इसे। रिसेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज ए होलिस्टिक अप्रोच। देखिए होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कंसर्न विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। वेयर ए क्रॉप, क्वेश्चन आपका बनता है कि वेयर ए क्रॉप कैन प्ले ए पाइवोटल रोल स्पेशली एज ए ग्रीन मैन्योर इन इम्प्रूविंग सॉइल फिजिकल, माइक्रोबियल एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब जो पूरा प्लान है, जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर एज ए होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम ऑलरेडी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, इस सब का एक जॉइंट है। इस पूरे प्रोग्राम में एक क्रॉप को एज हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं कि वो ग्रीन मैन्योर का काम करे, उसके साथ ही वो हमारे जो सॉइल्स होती है उसकी फिजिकल, माइक्रो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करें। तो गाइस वो क्रॉप कौन सी है, तो आप ग्रीन मैन्योर के फार्म में इंडिया में बहुत सारी क्रॉप जो है ग्रो करी जाती हैं। जैसे ढैचा हुआ, ऑप्शन ए में जो है सन हेम्प है, क्लस्टर बीन है, सेसबानिया है, ठीक है। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के थ्रू रियल में ग्रीन मैन्योर के फार्म में यूज़ करी जाती है, वो क्रॉप कौन सी है। मतलब जब हम एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, तो हम एक क्रॉप को यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव दिस फिजिकल, माइक्रोबियल एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो गाइज वो क्रॉप है आपकी सन हेम्प। देखिए हमारे सिलेबस है यूपी पीएससी या फिर यूपी पीजीटी बायोलॉजी, ठीक है, उसके तहत जो हमारे पास सन हेम्प जो हम पढ़ रहे हैं, फाइबर क्रॉप की फार्म पढ़ रहे हैं। मगर फाइबर के अपार्ट फ्रॉम फाइबर इट आल्सो हैव सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज आवर डेली लाइफ आर्टिकल मेकिंग। जैसे कि हमने आपको बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैन्योर या ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर एज ए होलिस्टिक अप्रोच की जो हम बात करते हैं तो ये आती है। उसमें सन हेम्प को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंट्रल क्रॉप माना है कि ग्रीन मैन्योर के फार्म में हम किस क्रॉप को यूज़ करते हैं, सन हेम्प। सही, क्रोटोलेरिया जिनसिया जो आपकी क्रॉप है, फैमिली फेबेसी जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम के तहत किस क्रॉप को यूज़ किया जाता है, वो है सन हेम्प। जबकि ढेंचा, क्लस्टर बीन एंड सेसबानिया आल्सो ग्रीन मैन्योर के फार्म में यूज होने वाली क्रॉप है। बट अंतर्गत जिस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रोग्राम में किस क्रॉप को सिलेक्ट करा गया है, तो वो आपकी है सन हेम्प। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन हेम्प रिसर्च स्टेशन या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, स्टेशन है इस्टेब्लिश्ड इन 1963 एट विच प्लेस इन इंडिया इज ओनली रिसर्च स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सन हेम्प जो हमारा क्रॉप है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, उसके रिगार्डिंग रिसर्च स्टेशन है और वो कहीं पे लोकेटेड हुआ है, 1963 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट पूरे इंडिया में है, उसके अलावा पूरी दुनिया में सन हेम्प पे जो काम करता है, उसकी रिसर्च के बारे में बात करता है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी पोजीशन को हमें बताना है। तो गाइज वो लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, कानपुर और चेन्नई, मतलब 2-3 इंस्टीट्यूट तो आपके यहाँ पे जो शहर है, सिटीज जो है वो आपकी यूपी की है, उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा एक स्टेट है इंडिया का। इसके अलावा चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें जो ये सन हेम्प रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लोकेटेड है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइज। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं कि लार्जेस्ट सन हेम्प प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब देखिए डेटा जो है रिसेंट होता है, इसमें होता है चेंजिंग होती रहती है। जैसे हमने कॉटन बताया था, कभी गुजरात आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है। इसी तरीके से आज 2019 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लार्जेस्ट सन हेम्प प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी कंट्री, जैसे इंडिया आपने देखा होगा, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन द टर्म्स ऑफ एरिया, दोनों में ही नंबर 1 पे है सन हेम्प के प्रोडक्शन में। बट सर इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है, कम से कम 3 कंट्री तक का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहला नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है इंडिया, बांग्लादेश एंड ब्राज़ील, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो करी जाती है, उसके बाद आपका आता है बांग्लादेश और थर्ड वन इज ब्राज़ील। मतलब आप पहुँच गए साउथ अमेरिका में, ठीक है, मतलब एशिया से निकल के साउथ अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश एंड ब्राज़ील। तो गाइज करेक्ट आंसर जो है आपका सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, उसके बाद सेकंड पोजीशन में बांग्लादेश और थर्ड वन है ब्राज़ील। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं कि द फाइबर ऑफ द सन हेम्प
शोइंग शार्प डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। कुछ टाइम से हमने मार्केट में ये देखा कि जो सन हेम्प के फाइबर्स हैं उनमें काफ़ी मतलब तेज़ी से ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुआ है उसके यूटिलाइजेशन पे, उसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस पे। तो हम ये मानते हैं कि कौन सी दूसरी क्रॉप इसकी कंपटीशन में आई जिसकी इस कंपटीशन हुआ और उसमें सन हेम्प सेकंड पोजीशन पे है, उस क्रॉप ने इसकी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को गिरा दिया है। तो जूट, सिंथेटिक फाइबर, क्वायर एंड कैपॉक। ठीक है, तो गाइस देखिए ये तो सब आपके नेचुरल फाइबर हो गए, जूट वगैरह। सिंथेटिक फाइबर के आने से मार्केट में काफ़ी हद तक जो सन हेम्प की जो फाइबर की थी मार्केटिंग उसकी डाउन हुई है गाइस। तो इसका जो कंपटीशन हुआ वो सिंथेटिक हेम्प से हुआ है, ना कि किसी नेचुरल फाइबर लाइक जूट, क्वायर एंड कैपॉक से। तो यह ध्यान रखना है, इसकी जो डिमांड में कमी आई है तो ड्यू टू दी एप्लीकेशन या फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के आने से इसकी मार्केटिंग में कमी है। इसके बाद आता है कि इंडिया दी हाईएस्ट सन हेम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में। देखिए कंट्री तो बात कर ली कि इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश आता है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सन हेम्प प्रोडक्शन वाला स्टेट है वो कौन सा है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आपको बता दिया था, तो उत्तर प्रदेश वो आंसर गलत है। सबसे जो करेक्ट आंसर है जो आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो आपका होता है उड़ीसा में। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पर मैं आपको एक बार फिर डिस्कस करता हूँ सिंथेटिक फाइबर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि विच पेयर ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सन हेम्प प्रोडक्शन। देखिए इसमें दो बातें आ गई, एक तो सिंगल स्टेट की बात करें तो उड़ीसा आ गया, दूसरी बात फिर वही बात आती है कम से कम 3 स्टेट आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कभी कभी सेकंड भी पूछ लेता है कि सेकंड स्टेट कौन सा। सबको उड़ीसा तो सबको पता है, बस सेकंड किसी को नहीं पता कि बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो 3 स्टेट का आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। किसी भी क्रॉप की स्टडी करें तो ये देखें कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मतलब ग्रो करा जाता है। अब जैसे हम पढ़ेंगे यूपीपीएससी में उत्तर प्रदेश की क्रॉप्स के बारे में, तो उसमें हम उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्जाम जो है वो उत्तर प्रदेश का है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है उड़ीसा में होता है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है आपका बिहार और थर्ड पे आता है आपका राजस्थान। तो ये सीक्वेंस पूरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर उड़ीसा बिहार या मध्य प्रदेश, या फिर बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो गाइस है आपका बी, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। इसके 3 लीडिंग प्रोड्यूसिंग जो करते हैं सन हेम्प के बारे में, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, सेकंड पोजीशन में बिहार आता है और थर्ड पे आता है आपका मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है ये कि विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन सन हेम्प एरिया एंड प्रोडक्शन ड्रॉप डाउन ग्रेजुअली द रीजन बी। मतलब सब देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है। ग्रीन रिवोल्यूशन होने के बाद तो चीज़ें को अच्छा हुआ था, इंप्रूवमेंट हुआ था, बट ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे इसका एडवेंट हुआ उसके बाद देखते हैं कि सन हेम्प का जो प्रोडक्शन एरिया था और उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों में कमी आई। उसकी वजह क्या थी आपको ये बताना है इसमें। आपको ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई थी, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया। उसके बाद इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम चल गया था कि एक साथ हम कई सारी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। तो थर्ड में ऑप्शन है कि बोथ आर नन ऑफ द गाइस। तो ये दोनों पॉइंट जो है ग्रीन रिवोल्यूशन में हुए थे, इन दोनों की वजह से मतलब फैसिलिटी इंप्रूव हो गई। ठीक है, और नई नई जो क्रॉप थी उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम आया और इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटी अंडर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इन दोनों फैक्टर ने सन हेम्प के प्रोडक्शन में और इसके एरिया में एक मेजर मतलब डिक्लाइन हुआ इन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और दो फैक्टर थे वो आपके थे इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सन हेम्प एक सेकेंडरी क्रॉप था, जब फैसिलिटी नहीं थी दूसरी क्रॉप के हमें इंटीग्रेटिव जो था वो करना नहीं आता था, तो हम सन हेम्प पे काफ़ी हद तक मतलब उसे ग्रो करते थे, कल्टिवेशन करते थे, तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करा जाता था। ठीक है गाइस, बट इन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसके एरिया और इसकी प्रोडक्टिविटी दोनों में कमी आई है। उसके रीजन क्या थे गाइस, ये आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सन हेम्प। देखिए ये जनरलाइजेशन क्वेश्चन है कि सन हेम्प के बारे में आपको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि सन हेम्प के बारे में क्या बात सही है क्या सही नहीं है। तो सन हेम्प की किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सन हेम्प के फाइबर्स के लिए हम इसी क्रॉप को पढ़ते हैं, मगर हमने इसका जनरल भी पढ़ लिया। तो 4% लिग्निन इन द सन हेम्प फाइबर, ये कह रहा है कि 4% लिग्निन पाई जाती है सन हेम्प के फाइबर में। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कॉटन वाले में नहीं होती, बाकी लिग्निन थोड़ा थोड़ा पाना शुरू हो जाती है। जो बास्ट फाइबर जो स्टेम से मिलने वाले फाइबर्स हैं उनमें लिग्निन होती है। अब बात है कि 4% ही होती है सन हेम्प के फाइबर में, ये इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अल्फा सेलुलोज कंपेयर टू ऑल अदर, देखिए बास्ट फाइबर आया ना, बास्ट मतलब स्टेम से मिलने वाले फाइबर्स एंड लीफ फाइबर्स बोथ ऑल ऑफ दी एबव। देखिए जो है तो नन ऑफ दी एबव करना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव तो नहीं हो सकता, बोथ है। तो ये बात इसमें दोनों ही बातें सही हैं इसके बारे में कि 4% लिग्निन होती है सन हेम्प के फाइबर में, और अल्फा सेलुलोज जो सबसे ज़्यादा है, जो देखिए सबसे ज़्यादा मतलब जो स्टेम से मिलने वाले फाइबर्स में सबसे ज़्यादा जो सेलुलोज होता है वो सन हेम्प में होता है। मगर ओवरऑल अगर बात करें तो कॉटन में 94% तक सेलुलोज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बास्ट फाइबर स्टेम से मिलने वाले फाइबर्स की अगर हम बात करें या लीफ से मिले, तब तो आपका सन हेम्प में सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है, 80% सेलुलोज होता है। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज कंसनट्रेशन पाई जाती है कॉटन में।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट दिस सन एम्प। ये भी वही क्वेश्चन है कि क्या बात सही है, हमें ये पता करना है कि कौन सा सही है, एक या दो या सब। इंडिया रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया 27% एरिया और नंबर 1 पे। इतना मतलब लैंड एरिया कहीं पे सन हेम्प में कल्टीवेट नहीं किया जाता जितना इंडिया में किया जाता है। उसके बाद कहता है कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 23% केवल इंडिया में प्रोडक्शन होता है सन हेम्प का। ये बात भी सही है। इट्स फाइबर हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अल्फा सेलुलोज कंपेयर टू ऑल बास्ट फाइबर, ये ऑलरेडी हम बता चुके। तो गाइस ये जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी सही है अबाउट द सन हेम्प। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं कि दी काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा रिलीजियस भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। देखिए सेक्रेड थ्रेड जेन्यू, आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जेन्यू पहनते हैं। तो जेन्यू मेड फ्रॉम, जेन्यू में जो सीड्स होते हैं वो किस क्रॉप के होते हैं? तो आपको आइडिया है कि हम कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं गाइस, सन हेम्प पढ़ रहे हैं। इसके सीड्स होते हैं, मैंने आपको अपने थ्योरी के लेक्चर में सीड्स का पिक्चर भी दिखाया था। तो वो उनकी एक माला होती है, उसी को हम जेन्यू बोलते हैं, दैट्स है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच इज़ ओनली मेंबर ऑफ लेग्यूम ग्रोन फॉर फाइबर। देखिए लेग्यूम एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा क्रॉप का ग्रुप है जो कि डाइकार्ड में आती हैं, जिनमें फलीदार पौधे आते हैं। आप कह रहा है कि एक ऐसी लेग्यूम, केवल एक ही मेंबर है लेग्यूम फैमिली का जो फाइबर के लिए, मतलब उनसे फाइबर रेसे प्राप्त होते हैं, उसके लिए कल्टीवेट किया जाता है। तो सनैम्प है वो पी सीड है, चिकपी सीड होते हैं या सीसम होती है। ठीक है दोस्त, ये सभी जो है लेग्यूम क्रॉप के मेंबर हैं, बट फाइबर के लिए केवल सनैम्प को ग्रो करा जाता है और कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप फाइबर प्रोवाइड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द सनैम्प। ये भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखिए शॉर्ट डे प्लांट, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है लाइट का सनैम्प के लिए वो 8 घंटे से कम, मतलब एक आइडिया होता है। तो ये कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, बहुत ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी में कह रहा है इसकी फिजियोलॉजी कंट्रोल्ड जो होती है बाई पॉलीजेंस, मल्टीपल जीन्स। ठीक है, तो फिजियोलॉजी कंट्रोल्ड बाई पॉलीजेंस। तीसरे में कह रहा है कि TS सेक्शन अगर हम इसका कट करते हैं तो उसमें इसके जो फाइबर्स हैं वो कैसे दिखेंगे हमें, बेस शेप्ड बंडल ऑफ सेल इंटरमिंगल्ड विद द पैरेन्काइमा एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ ऑप्शन में द लेंथ ऑफ सेल इज मोर देन 400 टाइम्स लार्जर देन द ब्रेथ एंड इन कॉमन टर्मिनोलॉजी द सेल्स रिफर्ड एज अल्टीमेट सेल। कह रहा है इसकी जो सेल होती है फाइबर की, उसकी जो लेंथ होती है उसकी चौड़ाई से 400 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो इस केस में, ऐसे केस में जनरल टर्मिनोलॉजी उन्हें कहा जाता है अल्टीमेट सेल। तो इसके जो फाइबर्स होते हैं उन्हें अल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी स्टेटमेंट जो है 4 अबाउट द सनैम्प आर करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 13 में कि इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द सनैम्प। इसमें भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सनैम्प के बारे में। इट हैज़ पोटेंशियल टू बिल्ड ऑर्गेनिक मैटर, कहने का मतलब इसमें बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन मैन्योर के फार्म में जब इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, मतलब सॉइल बढ़ जाएगी आपकी फील्ड में, कहने का मतलब अगर आप ये खेती करेंगे। इट हैज़ पोटेंशियल टू सिक्वेस्टर कार्बन इन सॉइल, ये कहीं ना कहीं कार्बन को सॉइल में कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। जो एटमॉस्फेयर का कार्बन है या कार्बन जो फ्लोइंग वाटर में, उस कार्बन को ये सॉइल में कलेक्ट करता है, सिक्वेस्ट करता है, मतलब उन्हें जोड़ता है। इट कम्पीट्स विद बीट्स विदाउट बिकमिंग ए बीट बिसाइड सप्रेसिंग निमेटोड्स। कितनी अच्छी बात बोला कि इट कम्पीट विद बीट्स, जो अदर प्लांट्स, देखिए ये भी एक बीट्स होता है, इसकी खेती ना करें तो ये भी नॉर्मली ग्रो कर जाता है कभी। तो इट कम्पीट्स विद बीट्स, बीट्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप्स में ग्रो कर जाते हैं और हमारे उससे कम्पीट करते हैं लाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, और कहीं ना कहीं डिजीज भी हमारे मेन क्रॉप में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। विदाउट बिकमिंग ए बीट्स, खुद बीट ना होके बीट्स को ये कंप्लीट करता है, और इस तरीके से ये निमेटोड के थ्रू जो हमारी फसल में, हमारी क्रॉप्स में जो बीमारियां फैलती हैं, डिजीज स्प्रेड होता है, उसे कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बिल्ड ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है, दूसरा निमेटोड की जो ग्रोथ होती है उसे रोकता है। ठीक है, और कंपटीशन कैसे करता है, बीट्स से। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सनैम्प। इसमें भी वही बात करना है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एज इट क्वेश्चन आ जाए अलग बात है। दूसरी बात ये कि इतना आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको अबाउट द सनैम्प, वो आपके पास बहुत अच्छी है और बहुत हर एक आस्पेक्ट पर आप बात कर सकते हैं इस प्लांट के बारे में। कह रहा है कि इट्स एड टू फाइबर ऑफ फ्यूचर, मतलब सनैम्प जो फाइबर मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कि भविष्य के ये फाइबर हैं। इट्स फाइबर आर सॉफ्ट स्लाइटली लिग्निफाइड, देखिए 4% लिग्निन है तो स्लाइटली लिग्निफाइड। सेलुलोज, सेलुलोज 80% है। स्ट्रॉन्ग एंड कोर्स, मतलब कोर्स मतलब लिग्निन है तो जाहिर सी बात है कैसे होंगे, कोर्स खुरदरे होंगे। इट आल्सो ग्रोन फॉर फोडर इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मतलब जो लीडिंग स्टेट हैं देखो वो तो है आपका बिहार, उड़ीसा, मगर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस क्रॉप को ग्रो करते हैं, बट वहाँ पे ये फाइबर के लिए नहीं ग्रो कर जाएगी, बल्कि ये चारे की फार्म में, जानवरों के चारे की फार्म में ग्रो करा जाता है, मतलब फोडर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बातें, सभी बातें जो ठीक है अबाउट दिस सनैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं दी लॉ ऑफ मनु। लॉ ऑफ मनु आप समझ सकते हैं, जो आपका लिटरेचर है
रामायण महाभारत, उसमें जो ला मनु का जो ला है उसके अकॉर्डिंग सनहेम को उन्हें क्या बोला है उसमें, पवित्र रस्सा, बेडिंग रिंग, माला, जेन्यू। जेन्यू तो उसके सीड से बनाया जाता है, बोला नहीं है। तो लाफ मनु की जो बुक है, जो लिटरेचर है, उसमें इस क्राप के जो सीड्स है, इस क्राप को बोला गया पवित्र रस्सा। ठीक है। उसके बाद आता है कि इन विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस सनहेम। देखिए बहुत अच्छी बात है। सॉइल बिल्डर या रिनोवेटर, डिटेरियोन टू निमेटोड, निमेटोड की जो डिजीज काजिंग एक्टिविटी है पैथोजेनेसिस, उसे कंट्रोल करता है, उसे रोकता है। इट इज एडवांटेजेस टू ग्रो ऑन पुअर फेलो एंड फ्रेशली रिकलेम्ड सॉइल। मतलब जो बिल्कुल नई नई सॉइल बनी है जिसमें न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी है, उस पर ग्रो आसानी से करता है, उसके लिए बहुत फायदे का होता है। निमेटोड की ग्रोथ को रोकता है और सॉइल को बिल्डर करता है, मतलब सॉइल बनाता है, मतलब रिनोवेटर्स हैं। तो गाइस सभी कुछ सही है अबाउट दिस क्रॉप ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि द स्टेट वेयर सन हेम्प इज ग्रोइंग फॉर फोडर, मतलब कौन सा स्टेट है जहाँ पे सन हेम्प को हम फाइबर के लिए पढ़ रहे हैं क्रॉप को, मगर वहाँ फाइबर की बात नहीं। ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सन हेम्प को फोडर चारे के लिए उगाया जाता है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 बात करें, रोल ऑफ सल्फर पैंस इन दी फाइबर प्रोसेसिंग इज। देखिए जब हम फाइबर कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बाद एक कलरिंग देने का एक काम भी होता है, एक स्टेप होता है। उसमें सल्फर के जो पैन मतलब होते हैं बड़े बड़े कढ़ाव इस तरीके से, तो उसमें सल्फर पैन का जो यूज होता है, सल्फर किसी भी मतलब प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के प्रोसेसिंग में, तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग मतलब कलर प्रोवाइड करना। उनका कलर जो है वो उससे पहले हटाना और फिर जो भी मन चाहे हम कलर दे सकते हैं। तो ब्लीचिंग के लिए नहीं यूज़ करा जाता, ना कि टेक्सचरिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस हैं और दूसरी साइड में आपके कुछ क्रॉप्स हैं। देखिए ये हमारे चार जो फाइबर है हमारे सिलेबस में वो हैं और इधर इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। आपको क्या करना है गाइस, मैच करना है कौन सा किसके साथ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका हम बता देते हैं, पहले ए है। ए का मतलब वो जो जिसके साइड में लिखा हुआ है उसी का एप्लीकेशन है गाइस। ठीक है, इसे देखिए। अब इसे देख, कॉटन फाइबर्स का काम होता है प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, जूट फाइबर से कर्टेंस। ठीक है, सोल जो आपके होती है ना, जो सैंडल्स और शूज, उनकी सोल्स में जो लकड़ी यूज मतलब जो फाइबर्स यूज होते हैं वो होते हैं सन हेम्प के फाइबर। और जो बोर्ड वगैरह में आपने देखा होगा, जो बोर्ड बनाते हैं हम लोग, बोर्ड के जो दो पटले होते हैं जो लकड़ी के बोर्ड्स, उनके बीच में जो जगह रह जाती है जहाँ पे हमने जोड़ते हैं, उनके बीच में ये भरने का काम आता है कौन, नारियल मतलब जो कोकोनट होता है, क्वायर फाइबर्स। आपने देखा होगा पिक्चर में, अभी आप नहीं तो दूसरे लेक्चर में आप देखेंगे। ठीक है इस, तो आपका ये करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखें कि कॉटन फाइबर प्लास्टिक्स फॉर्मेशन में काम करता है, जूट से कर्टेंस बनाने में काम आते हैं, सन हेम्प के जो फाइबर्स होते हैं, हमारे जो जूते चप्पल्स होते हैं उनकी सैंडल सोल जो होती है उसमें ये फिल करने में काम आता है। और जो क्वायर फाइबर्स होता है वो कॉल्किंग बोर्ड्स, बोर्ड्स के जो मतलब मटेरियल होता है उनके दराजे हैं, उसके जो गैप्स होते हैं उन्हें फिल करने में काम आता है। तो करेक्ट आंसर गाइस ये। आप इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, मगर एप्लीकेशन यहाँ पे दूसरे आ गए, आप उन्हें देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं भाई कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सन फाइबर। जिस तरीके से हमने आपको चारों क्राफ्ट पढ़ाई, सबसे पहले कॉटन पढ़ाई थी, फिर जूट पढ़ाई, फिर सनेम पढ़ाई, और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्वायर फाइबर इस लेक्चर के बाद। तो इसमें वही बात है, रेयान, इसमें दो दो एप्लीकेशन थे। रेयान क्या होता है, लिक्विड्स, ये किसका एप्लीकेशन है, ये भी करेक्ट आंसर यहाँ पे गाइज आपका फर्स्ट आंसर ही ठीक है। और अप होल्स्ट्री एंड लाइनोलिम, लाइनो अभी सब मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है। कैनवास एंड टिश्यू पेपर, कैनवास होता है जिससे पेंटिंग करी जाती है, ब्रश एंड ब्रूम्स। ये जो जिसके सामने लिखा है उसी के सामने करेक्ट आंसर लिखे हैं बिल्कुल एज इट। तो ए के लिए, फर्स्ट के लिए ए, बी के लिए इट्स बेगी, और थर्ड के लिए सी, एंड फोर्थ के लिए डी। तो अब आप ये देख लें, जो ये होता है आप क्लियर हो जाए। देखिए ये होता है आपका रेयान वगैरह, ठीक है। और ये लिक्विड जो बार्नेस, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह में जो काम आता है, तो ये लिक्विड इसके लिए मतलब जो। अब आज दूसरा होता है अपहोल्स्ट्री एंड लाइनोलियम। देखिए अपहोल्स्ट्री मतलब ये जो कुर्सी, चेयर, मेज़, जो सोफ़ा होता है, इस पूरी बिजनेस को बोला जाता है पूरा सोफ़ा अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स। ये होता है आपका जो आजकल बहुत मॉडल चल रहा है, इसे बोलते हैं लाइनोलियम। ये भी किससे बनता है आपका, सेकंड क्रॉप जो थी जूट। ठीक है, इसके बाद कैनवास एंड टिश्यू पेपर, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए कैनवास और टिश्यू पेपर ये हो गया, और ब्रूम एंड ब्रूसिस आपके ये हो गया, जो कि क्वायर, जो नारियल वाला जो प्लांट होता है उससे मिलते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं कि जो आपका सन हेम्प क्रॉप है उससे दो तरीके, हम तो फाइबर के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में क्रॉप है फाइबर क्रॉप, इसके फाइबर की क्वालिटी, फाइबर का कंपोजिशन। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये बताना चाह रहा है कि सन हेम्प का जो पर हेक्टेयर ईल्ड है, मतलब इससे मिलने वाले सीड का क्या मतलब रेशियो में ये पैदावार, जिससे कहना इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी ईल्ड क्या है, मतलब एक हेक्टेयर में पर हेक्टेयर पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस उसमें पूछ रहा है, पर बीघा पूछ रहा है, पर हेक्टेयर पूछ रहा है, 50 से 60 किलोग्राम, या फिर 20 20 to 30, या 80 to 90, या 10 to 20 किलोग्राम के मतलब इसकी यील्ड होती है। तो करेक्ट आंसर आपका है 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये इसकी पैदावार होती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी होती है सन हेम्प की।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि पर हेक्टेयर यील्ड। अब हम यहाँ पे देखिए इसी प्लांट की फाइबर की यील्ड को मान रहे हैं, वो तो हमने सीड की प्रोडक्टिविटी की बात करी थी। पर 1 हेक्टेयर से कितना फाइबर मिलेगा, कितने किलोग्राम हमें फाइबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा केवल 10 किलोग्राम, जबकि सीड बहुत मिल रहे थे आपको, फाइबर मिल रहा है कम, केवल 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि दी पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ द जूट। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ना रख लिए कि जूट में देख लें, उससे आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन आइडिया होगा। सनेम तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे थे, अब इसमें जूट का और इधर एक और फाइबर होते हैं जैसे हम बोलते हैं, आपको ऑलरेडी हम बहुत बताया है, जो जूट के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, जूट के सब्सटीट्यूट के लिए यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं मेस्टा या किनेफ बोलते हैं। जो जूट का सब्सटीट्यूट होता है, बॉटनिकल नाम होता है हिबिस्कस कैनाबिनस, और फैमिली होती है मालवेसी, उसमें यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूट की प्रोडक्टिविटी कितनी है, फाइबर की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़ा सनेम में केवल 10 किलोग्राम फाइबर मिलता है हमें 1 हेक्टेयर, मतलब ठीक है। अब इसी तरीके जूट कितना मिलता है, जूट मिलता है थोड़ा ज़्यादा 25 किलोग्राम, मतलब डबल, 2.5 गुना, मतलब 2.5 टाइम्स मोर। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दी पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ फाइबर मेस्टा, जो एक दूसरा फाइबर होता है जो किनेफ फाइबर बोलते हैं, इसमें इसकी यील्ड कितनी होती है, जो जूट का एक सब्सटीट्यूट, एक अल्टरनेटिव यूज होता है। तो गाइज ये आपको प्राप्त होता है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखिए अभी भी हमने देखा तो सबसे ज़्यादा जूट पैदा होती है जो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको मिलती है फील्ड में, और आपका जो था मेन क्रॉप सनेम आपको केवल 10 किलोग्राम, और आपका जो मेस्टा या किनेफ फाइबर थे वो आपको मिलते हैं 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर गाइस। तो आई होप कि यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और इसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे क्वायर, नेक्स्ट क्रॉप जो होती है हमारी, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।